हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और इस वीडियो में हम पिछले साल के एसएससी एग्जाम से 50 हाई फ्रीक्वेंसी ईडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करेंगे। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब ज़्यादातर वो ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो एस्पिरेंट्स बहुत डिफ़िकल्ट मानते हैं, जिसको समझने में दिक्कत आती है। तो आराम से सरल तरीके से आपको ओरिजिन समझाऊंगा, फिर उसको हम डिस्कस भी करेंगे ताकि आपको उसको मेमोराइज करने में आसानी हो। ये वीडियो एक तरीके से आप समझ लीजिए एक एसएससी सीजीएल बूस्टर वीडियो है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी फायदा हो। लेट्स स्टार्ट। स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज वेरियस कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं, जैसे कि एसएससी एग्जाम्स, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल। ये हमारा हॉटेस्ट सेलिंग पेन ड्राइव है। वेरियस एग्जाम का सिलेबस इस पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्स में आपका कवर हो जाएगा। फिर है बैंक एग्जाम्स, आईबीपीएस, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, सब एग्जाम्स का सिलेबस इसमें कवर होता है। फिर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स का भी है हमारा एक पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्स। फिर अभी रिसेंटली हमने यूपीएससी पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्स भी लॉन्च किया है, जिसे बनाया है भूमिका सैनी मैम ने, डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर और डॉक्टर गौरव गर्ग ने। आप ये पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्स ऑर्डर कर सकते हैं इन नंबर्स पर कॉल करके, या फिर सीधा डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट studiiq.com, जहाँ पे आपको स्टडी आई क्यू का फ्री प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, जहाँ पे हमारी सारी वीडियोज़ आपको ऑर्गेनाइज तरीके से मिल जाएंगी। अब देखो, पहला ईडीएम है दी अल्फा एंड ओमेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ईडीएम है, इसकी कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेन बात ये याद रख लेना, एसएससी सीजीएल 2013 में आ रखा है, तो आगे भी आने के चांसेस इसके काफ़ी हाई है। अब ध्यान से सुनना, दी अल्फा एंड ओमेगा का अर्थ होता है शुरुआत और अंत। अब आप कहोगे अल्फा ओमेगा, ये दो शब्द हम इन्हीं दो शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? देखो, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ा और ओमेगा। जो ग्रीक अल्फ़ाबेट्स की पूरी जो सीरीज़ है, उसमें पहला अल्फ़ाबेट होता है अल्फ़ा और जो आखिरी अल्फ़ाबेट होता है वो होता है ओमेगा। और बाइबल में देखो, बाइबल भी दो प्रकार की है, एक तो है ओल्ड टेस्टिमेंट, एक है न्यू टेस्टिमेंट। न्यू टेस्टिमेंट में भी आप अगर बाइबल पढ़ेंगे तो वहाँ पे गॉड कहते हैं कि मैं अल्फ़ा हूँ और मैं ओमेगा हूँ। ये वैसे आपको जो ये सेंटिमेंट है, आपको वेरियस रिलीजन्स अराउंड द वर्ल्ड वहाँ पे ये मिलेगा, जहाँ पे गॉड, अल्लाह, भगवान ये कहते हैं कि शुरुआत भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ। वो ऑफकोर्स यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। मगर ज़रूरी नहीं है कि हमको इन्हीं कन्फाइंस के अंदर इस ईडियम को यूज़ करना है, ठीक है। इसका मीनिंग तो आप समझ गए होंगे कि मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक, दी अल्फ़ा एंड दी ओमेगा। राइटर्स इसको और क्रिएटिव तरीके से भी यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, इन ऑर्डर टू डू वेल इन दी एग्जाम यू नीड टू नो दी अल्फा एंड दी ओमेगा ऑफ द टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं कहना चाहता हूँ कि अगर एग्ज़ाम में आपको अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है तो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक इस किताब को पढ़ना होगा। इस किताब के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो भी लिखा है इस किताब के बारे में, ठीक है। तो याद रखिएगा, द अल्फा एंड ओमेगा मीन्स बिगिनिंग एंड द एंड। अगला इडियम है पुल अ फास्ट वन। ये एसएससी सीजीएल 2016 में ये इडियम आ चुका है। देखो, इसका मतलब होता है टू सक्सीड इन एन एक्ट ऑफ डिसेप्शन, मतलब किसी को सक्सेसफुली धोखा दे देना। अब इसका ओरिजिन क्या हो सकता है? फास्ट वन क्यों लिखते हैं हम? देखो, ये जो ईडीएम है, ये इसका ओरिजिन हुआ था जब मैजिशियंस कार्ड की ट्रिक्स करते थे अपने हाथ में। आपने आई एम श्योर कुछ वीडियो देखी होगी ऑनलाइन या किसी टीवी पे कि एक मैजिशियन राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में बड़ी तेज़ी से एक कार्ड को ले जाता है। हमारी आंखों को लगता है कि बहुत तेज़ी से वो कार्ड ट्रैवल कर गया और हाथों ने आपस में एक दूसरे को टच भी नहीं किया और तब भी कार्ड एक हाथ से दूसरे हाथ में चला गया। मगर असल में वो क्या हो रहा होता है? असल में वो आंखों का धोखा होता है, एक डिसेप्शन होता है। इट इज़ एन आर्ट ऑफ डिसेप्शन। असल में एक कार्ड दूसरी जगह इतनी तेज़ी से जाएगा नहीं। तो यहीं से इस ईडीएम का जो है ओरिजिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, माई ब्रदर पुल्ड अ फास्ट वन व्हेन ही सेड ही हैज़ ए हेडेक एंड कांट गो टू द स्कूल। मतलब कि किसी का भाई है, उसने क्या किया? उसने धोखा दिया जब उसने ये कहा कि मेरे सर में दर्द है और मैं स्कूल में नहीं जा सकता। अब मैं यहाँ पे जब ये फ्रेज़ का इस्तेमाल करता हूँ तो इसका मतलब ये है वो धोखा दे रहा था। उसको असल में कोई सर दर्द नहीं था, कोई वो बीमार नहीं था। उसने डिसेप्शन किया, उन्हें धोखा दिया, सबको एक्टिंग करी कि वो बीमार है और ताकि वो स्कूल ना जा पाए। तो ये समझने का तरीका होता है। कहीं भी आप अगर मान लो कल को पैसेज भी पढ़ रहे हो ना, वहाँ पर ये ईडीएम इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मतलब कि जो भी कैरेक्टर जिसकी भी बात की जा रही है, जिस इंडिविजुअल की बात की जा रही है, वो झूठ बोल रहा है, वो धोखा दे रहा है, ठीक है। सो ही इज पुलिंग अ फास्ट वन। अगला ईडीएम है फेदर वंस ओन नेस्ट। ये एसएससी सीजीएल 2016 में ये ईडीएम आया था। अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है खुद का फ़ायदा करना, खुद को अमीर बनाना किसी डिसऑनेस्ट या इम्प्रॉपर तरीके से, मतलब गलत तरीके से। मतलब कि फॉर एग्जांपल, ये सेंटेंस बहुत बढ़िया है। पॉलिटिशियन को एक्यूज़ किया गया कि वो जो पार्टी का फंड है
उसको इस्तेमाल करके खुद को अमीर बनाना था। अब आप पूछोगे फेदर वंस ओन नेस्ट, यहाँ पे घोंसला कहाँ से आ गया, फेदर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्या लॉजिक हो गया। देखो नेस्ट तो पता होगा, घोंसले को कहते हैं। चिड़िया घोंसला जो होता है अपनी बहुत सारी चीज़ों से बनाती है, उसमें से एक चीज़ होती है फेदर। तो यहाँ पे सिंपल सा इसका ये मतलब है कि अपना खुद का घोंसला बनाना, ठीक है। फेदर वंस ओन नेस्ट मतलब खुद का घोंसला बढ़िया तरीके से बनाना। ऑफ कोर्स इसका जो इम्प्लाइड मीनिंग यही है, गलत तरीके से या किसी और के रिसोर्सेज से। तो यहाँ पे पॉलिटिशियन क्या कर रहा था, पॉलिटिकल पार्टी का जो फंड होता है वो ऑफ कोर्स पॉलिटिकल पार्टी के लिए होता है, वो पार्टी को आगे ले जाने के लिए होता है। उसमें से चुपचाप कोई पॉलिटिशियन खुद पे खर्चना शुरू कर दे तो वो क्या होगा, वो एक डिसऑनेस्ट या एक इम्प्रॉपर तरीका होगा अमीर बनने का। तो दैट पर्सन इज फेदरिंग हिज ओन नेस्ट। तो याद रखिएगा, फेदर वंस ओन नेस्ट का मतलब अपने आप को अमीर बनाना या अपने आप को फायदा देना एक गलत तरीके से। अगला इडियम है डोंकीज ईयर्स। ये एसएससी सीजीएल 2016 में आया था ये इडियम। इसका मतलब होता है एक बहुत ही लंबा समय। अब आप सब लोग कहोगे सर और किसी का ओरिजिन बताओ, मत बताओ, इसका ओरिजिन तो बताओ कि ये गधे के साल क्या इतना लंबा समय, ये क्या लॉजिक है इसके पीछे, इंग्लिश में ये इन्होंने कैसे बना दिया। देखो आपको ये तो पता होगा कि जो गधा होता है डोंकी, उसके कान बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनली जब ये ईडियम बनाया था ये 18वीं सेंचुरी या 19वीं सेंचुरी के आसपास, तो उस वक्त YEAR नहीं लिखते थे, उस वक्त लिखते थे EARS। तो उस वक्त लोग लिटरली कहते थे गधे के कान, ठीक है, डोंकीज ईयर्स, क्योंकि बहुत लंबे होते हैं। इसीलिए कोई भी चीज़ जो बहुत लंबी होती थी उसको कहते थे गधे के कान जैसी लंबी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबी है। इवेंचुअली इसको राइटर्स ने टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और पता नहीं कब धीरे धीरे इस पर वाई लगाना लोगों ने स्टार्ट कर दिया। तो कान जो थे, EARS कान होता है, YARS साल होता है, तो वाई लगा दिया, ये बन गया साल, तो ये हो गया गधे के साल। मगर इसका जो मतलब था वो वहीं का वही रहा, अ लॉन्ग टाइम। तो ये इसके पीछे लॉजिक है। एक और स्टोरी ये भी है, सिंस गधा बहुत ही लंबा जीता है, काफ़ी बाकी एनिमल से ज़्यादा जीता है, तो इसलिए कहते हैं डोंकीज ईयर्स मतलब एक लंबा साल, एक लंबा समय। तो खैर ओरिजिनल स्टोरी तो यही है, बाकी आपको याद रखना है तो आप सेकंड स्टोरी से भी याद रख सकते हो। अब इसको यूज़ कैसे करोगे, मान लो आप ये कहना चाहते हो एक कोई क्लब है, उसका आप उसकी मेंबरशिप है आपके पास बहुत ही लंबे समय से, तो आप क्या कहोगे, आई हैव बिन अ मेंबर ऑफ दैट क्लब फॉर डोंकीज ईयर्स। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, बहुत ही कम समय से मैं इस क्लब का मेंबर हूँ, नहीं, बहुत ही लंबे समय से मैं इस क्लब का मेंबर हूँ। आप ये कहना चाहते हो मैं बहुत लंबे समय से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो आप कहोगे आई हैव बिन, ठीक है, आई हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर डोंकीज ईयर्स, एक लंबे समय से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अच्छा अगला इडियम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एज डाफ्ट एज ए ब्रश। काफ़ी अच्छा इडियम है। देखो इसका मतलब होता है बहुत ही बेवकूफ़ होना, बहुत फुलिश होना, एक्सट्रीमली सिली होना। ये डाफ्ट जो वर्ड है ना, अपने आप आपके एग्जाम में आ सकता है, किसी सिनोनिम या एंटोनिम के रूप में आपसे पूछ सकते हैं। डाफ्ट का मतलब ही होता है फुलिश या सिली होना। तो अगर मान लो आप किसी को कहते हो डोंट आस्क सच डाफ्ट क्वेश्चंस, तो आप कह रहे हो कि मूर्खों वाले सवाल मत पूछो, ठीक है। तो अब आप कहोगे यहाँ पे ब्रश कैसे आ गया, एज डाफ्ट एज ए ब्रश, इतना मूर्ख जैसा एक ब्रश होता है तो ब्रश मूर्ख कैसे हो गया। यहाँ पे देखो इसके कोई ओरिजिन तो नहीं है, ये लैंग्वेज में लोग कहते हैं इसके पीछे की कहानी ये हो सकती है, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंटेड इसका कोई प्रूफ तो है नहीं कि यही इसका ओरिजिन होगा। ब्रश बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है, तो उससे कुछ हद तक रिलेट करके कि बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत ही उसका लिमिटेड यूज़ होता है और किसी को उसको यूज़ करना होता है, अकेले खुद कुछ नहीं कर सकता। तो बहुत सारी चीज़ों को जोड़कर ये बना दिया गया कि इतना मूर्ख जैसे एक ब्रश होता है, ठीक है, एज फुलिश एज ए ब्रश, एज डाफ्ट एज ए ब्रश। तो यहाँ पे ये सेंटेंस है, हिज टीचर बिलीव्स दैट ही इज डाफ्ट एज ए ब्रश। तो टीचर क्या बिलीव कर रहा है, टीचर ये बिलीव करता है कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा क्लेवर है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, नहीं, टीचर बिलीव कर रहा है कि बहुत ज़्यादा फुलिश है, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, ठीक है। ही इज़, ये वैसे एज लगा दो यहाँ पे, ही इज़ एज डाफ्ट एज ए ब्रश। अच्छा अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इडियम है, पुट अप द शटर्स। ये एसएससी सीजीएल 2016 में आया था। ये शटर होता है बाय द वे, आपने देखा होगा ऑफ कोर्स कई बार। अब अगर एक दुकानदार आपके सामने ये कहता है आई वॉन्ट टू पुट अप द शटर्स, तो उसके दो मतलब निकलते हैं। पहला तो ये है कि आज का उसका बिजनेस पूरा हो चुका है, जितना उसने कमाना था कमा लिया, अब वो दुकान कल के लिए बढ़ाएगा मतलब मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो हमारे यहाँ अगर आप किसी दुकानदार को ये पूछना चाहते हो
कि आज के लिए आपका बिजनेस मतलब हो गया है, आज के लिए जो भी आपने दुकानदारी करनी थी आपने कर ली है, तो अब के लिए आप रेस्ट कब करोगे ताकि आप कल सुबह फिर से दुकान खोलो। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि आप दुकान कब बढ़ाओगे। अगर आप किसी शॉपकीपर को ये कहते हो कि आप दुकान बंद कब करोगे, तो मतलब ये इसका रूड थोड़ा सा मतलब निकलता है कि परमानेंटली दुकान कब बंद कर रहे हो, ठीक है। तो इंग्लिश में इतनी कोई तहजीब इतनी होती नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा अगर आप ये पूछ रहे हो कि व्हेन विल यू पुट अप द शटर्स, तो इसका ये मतलब हो सकता है कि आज के लिए दुकान कब बढ़ा रहे हो या फिर परमानेंटली अपना बिजनेस कब बंद कर रहे हो। तो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना 99% यही होगा आपके ऑप्शंस में कि परमानेंटली बिजनेस को बंद करना या टू गो आउट ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे आपके लिए एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, वी हैव टू अडॉप्ट टू दीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो रही है, मान लो कल को इंडिया में वॉलमार्ट आ गया और अचानक से उसने पूरी मार्केट डिसरप्ट कर ली जैसे रिलायंस जियो ने करी है, तो जो छोटे लेवल के दुकानदार हैं उनको क्या करना होगा, उनको अडेप्ट करना होगा, ठीक है, उनको ढालना होगा अपने आप को उस नए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। अब ये कैसे करना होगा, यहाँ पे ये सेंटेंस कह रहा है नॉट बाय पुटिंग अप द शटर्स, मतलब अपने बिजनेस बंद करके नहीं कि कल को एक बहुत बड़ा प्लेयर आ गया तो चलो भैया अपना सारा बिजनेस बंद कर लो। हमको मैनेज करना होगा, कंट्रोल करना होगा और बहुत तरीके से अपना बिजनेस आगे फॉरवर्ड लेके जाना होगा, बेसिकली अपने आप को ढालना होगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस है, यहाँ पे मैंने यूज़ किया है पुटिंग अप द शटर्स, मतलब कि बिजनेस से बाहर जाना, ठीक है। तो आप भी इस पर एक सेंटेंस बनाइएगा, पुट अप द शटर्स। बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं आप कि आफ्टर मैनी ईयर्स द शॉपकीपर डिसाइडेड दैट इट हैज़ टाइम टू पुट अप द शटर्स एंड ही सोल्ड ऑफ हिज शॉप, या जो भी आप चाहें कुछ क्रिएटिविटी यूज़ करिए और एक बढ़िया सा सेंटेंस नीचे बनाइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसको चेक करूँ। देखो अगला यहाँ पर ईडीएम है बियॉन्ड द पेल। ये भी एसएससी सीजीएल 2016 में आया था। इसका मतलब है, देखो एक दायरा होता है डिसेंसी का, जो सोसाइटी बनाती है वो दायरा बदलता भी रहता है। फॉर एग्जांपल 1960s में आप फिल्मों में वो चीज़ें नहीं डाल सकते थे जो आप आज डाल सकते हो। आज जो दायरा है वो बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है ये भी होगी। अब मान लो अभद्र भाषा है, उसकी भी आज एक लिमिट है कि अगर कोई मूवी में कोई कैरेक्टर है वो एक सर्टन टाइप की भाषा बोल रहा है, तो अभद्र भाषा बोल रहा है, उसकी भी एक लिमिट होती है डिसेंसी की। अगर उसको वो लांग कर बहुत ही ज़्यादा ख़राब चीज़ बोल रहा है जो हम एज एन ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जो अनएक्सेप्टेबल है, तो हम कहेंगे दैट इज़ बियॉन्ड द पेल, ठीक है। जो हमने डिसाइड कर रखे हैं कि डिसेंसी के कोई स्टैंडर्ड्स हैं उसके भी बाहर जाता है, तो हम कहेंगे दैट इज़ बियॉन्ड द पेल, ये अनएक्सेप्टेबल है, ऐसी भाषा अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो आप कहोगे बियॉन्ड द पेल क्यों, पेल कहाँ से आ गया। देखो पेल से यहाँ पे मतलब है, आपने देखी होगी ऐसी सफ़ेद फेंसेस इंडिया में कम दिखती है, यूएस वेस्टर्न यूरोप में ऐसी फेंसेस आपको खूब दिखेंगी। ये पेल को मतलब कि बहुत ज़्यादा जिसमें कोई कलर ना हो, बहुत सफ़ेद हो कोई चीज़, उसको हम पेल कहते हैं। तो ज़्यादातर ऐसी जो फेंसेस होती हैं इन पे 99.99% जो कलर होगा आपको वाइट दिखाई देगा, पेल। तो ये फेंसेस जो है इनको हम यहाँ पे इडियोमेटिकली पेल कह रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि ये फेंसेस बेसिकली एक दायरे के लिए लगाई जाती है, ठीक है। घर होता है, उसके आसपास उसका जो बॉर्डर होता है, उसका दायरा जो होता है वो बताने के लिए फेंसेस लगाई जाती है घर के आसपास कि ये दायरा है इस घर का। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बियॉन्ड द पेल मतलब दायरे से बाहर की चीज़, जो अब दायरे से बाहर की चीज़ क्या होगी, वो अनएक्सेप्टेबल होगी, ठीक है। तो ये कहने का तरीका है, होपफुली आप इससे मेमोराइज भी कर पाएंगे। तो अगर आप कहना चाहते हो, इसको यूज़ करना चाहते हो इस ईडियम को, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, रेसिस्ट कमेंट्स आर बियॉन्ड द पेल इन डेवलप्ड कंट्रीज़। तो अब जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ है यूएस, यूरोप, ये कनाडा, वहाँ पे अगर आप रेसिस्ट कमेंट करो, आप नस्ल भेदी टिप्पणी करो किसी के ऊपर, कोई काला है या कोई चाइनीज़ है, उसके ऊपर आप एक रेसिस्ट कमेंट करो, तो वो क्या है, इट इज़ बियॉन्ड द पेल, इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। जो एक दायरा उन्होंने बना रखा है अपनी खुली सोसाइटी में, उसमें रेसिस्ट कमेंट की जगह नहीं है। रेसिस्ट कमेंट उस दायरे से बहुत ज़्यादा बाहर आती है, इट इज़ बियॉन्ड द पेल, ठीक है। नेक्स्ट ईडियम इज़ इन द ब्लूज़। ये एसएससी सीजीएल 2016 का ये ईडियम है। देखो इन द ब्लूज़ का मतलब होता है जब आप बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहे हो, आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, चीयरलेस हो, मतलब कि कोई भी आपको खुश नहीं कर सकता, आप इतने ज़्यादा सैड हो। तो ठीक है, अब आप पूछोगे यहाँ पे ब्लूज़ कहाँ से आ गया, ये बताओ। देखो ये ईडियम आता है शिप्स से। शिप्स आपको पता है पुराने ज़माने में इतनी तेज़ नहीं होती थी, बहुत ही आराम से आगे बढ़ती थी, कई बार महीने लग जाते रहे एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में पहुंचने के लिए। तो कई बार अनफॉर्चुनेटली किसी शिप में जो कैप्टन था या फिर कोई इम्पोर्टेंट जो सेलर था उस पूरी शिप में,
उसकी मौत हो जाती थी, सी सिकनेस की वजह से या ओल्ड एज की वजह से, कोई भी कारण हो, कोई एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हो जाती थी। तो जैसे ही कोई बंदा शिप में मरता था, कोई सेलर शिप में मरता था, कैप्टन मरता था, तो शिप में जो फ्लैग है वो सब उतार कर एक नीले रंग का झंडा लहराते थे। वो नीले रंग का झंडा सिंबॉलिक होता था कि हम सब क्या हैं, हम डिप्रेस्ड हैं, हम दुखी हैं क्योंकि हमारा एक साथी मर चुका है। ठीक है, तो वहाँ से ये ईडीएम आता है, इन द ब्लूज़। अब मैं अगर कहना चाहता हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा सैड है, मैंने उसको खुश करने की कोशिश करी मगर काम नहीं बना, तो मैं क्या कहूँगा? मैं कह सकता हूँ आई ट्राई टू चीयर हिम अप, मैंने उसको खुश करने की कोशिश करी मगर ही वॉज इन द ब्लूज, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस था। तो अब आपको इसकी कहानी भी पता लग गई। अगला आइडियम है कैच अ टार टार या तार तार। ये CGL 2016 का आइडियम है, ये काफ़ी अच्छा है। पहले तो आप पूछ रहे होगे तार तार टार टार सर आप कह रहे हो है क्या ये? देखो सेंट्रल एशिया में आज भी कुछ लोग रहते हैं जो टर्किश स्पीकिंग वो पॉपुलेशन है वहाँ की, तो उनको हम कहेंगे टार टार या तार तार कहते हैं। इनके बारे में एक बड़ी मशहूर बात है, दूर से बड़े शरीफ लगते हैं, बड़े फ्रेंडली से लगते हैं, मगर आप अगर इनसे भिड़ गए तो लड़ाई करने में बस 2 सेकंड लगाते हैं और बहुत ही टफ लोग होते हैं। एक बार लड़ाई में आप इनसे फंस गए तो बहुत ही अच्छी फाइट देते हैं ये। तो कैच अ टार टार मतलब एक ऐसी सिचुएशन में आ जाना जहाँ पे आप दूर से सोच रहे थे कि बड़ी आसान है, मगर एक बार जब आप सिचुएशन के बीच में आ गए तो आपको पता लगेगा कि ये तो बहुत ही मुश्किल है। या फिर एक ऐसे इंडिविजुअल से डील करना कि जिसको आपने पहले सोचा था ये तो बड़ा वीक होगा, बड़ा कमज़ोर होगा, मगर बाद में पता लगे ये तो बड़ा टफ है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी फाइट देगा। तो यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया मैंने, माई नेबर थिंक्स ही कैन इंटिमिडेट मी। इंटिमिडेट मतलब भय दर्शन कराना, इंटिमिडेट करना किसी को डराना कह सकते हो आप। तो मेरा जो पड़ोसी है वो समझता है कि वो मुझे डरा सकता है, मुझे मतलब इंटिमिडेट कर सकता है, मगर बहुत ही जल्द उसको पता लगेगा कि ही हैज़ कॉट ए टार, मतलब कि मैं खुद को कह रहा हूँ कि दूर से मैं एक बड़ा शरीफ फ्रेंडली इंसान लग रहा हूँगा या एक ऐसा इंसान जो ज़्यादा पावरफुल नहीं है, मगर एक बार जब मुझसे भिड़ेगा तो उसको पता लगेगा मैं एक बहुत ही फॉर्मिडेबल ओपोनेंट हूँ, बहुत ही पावरफुल हूँ और एक अच्छी फाइट दे सकता हूँ। तो ये है टू कैच अ टार। अच्छा, अब ये बहुत बढ़िया आइडियम है, अ गोल्डन मीन। इसका मतलब होता है 2 एक्सट्रीम्स के बीच में मध्यम मार्ग। अब आप कहोगे कौन से एक्सट्रीम्स में, कैसे एक्सट्रीम्स? देखो गोल्डन मीन सबसे ज़्यादा फेमस है फिलॉसफी में, जहाँ पे एरिस्टोटल ने अपने जो वर्चूज़ दुनिया को बताए हैं कि एक इंसान को वर्चुअस लाइफ जीनी चाहिए, गुणों से भरी लाइफ जीनी चाहिए। तो उसमें उन्होंने बताया है कि गुण होते क्या हैं। गुण बेसिकली 2 एक्सट्रीम्स के बीच का मध्यम मार्ग होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे रैशनेस, एक्सेस है, ये ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ होती है। रैशनेस मतलब बिल्कुल ध्यान ना देना, बेपरवाह होना। मान लो मैं बाइक पे बैठता हूँ, हेलमेट नहीं पहनता, कुछ प्रोटेक्शन गियर कुछ भी नहीं है, फुल स्पीड पे भगा रहा हूँ, तो वो क्या है? ये रैश ड्राइविंग है। मैं दूसरों को भी खतरे में डाल रहा हूँ, खुद तो खतरे में हूँ ही। फिर दूसरा डेफिसिट, ये होता है कवर्डिस, मतलब कि मैं इतना डरता हूँ कि आज तक बाइक पे ही नहीं बैठा, मुझे बस इतना डर लगता है नहीं मैं गिर जाऊँगा, मेरी टांग टूट जाएगी, कभी कोशिश ही नहीं करी। ठीक है, इस सब के बीच में आता है करेज। करेज मतलब मैं वैसे रिस्पॉन्सिबली बाइक चलाता हूँ, मगर मेरे सामने कोई किसी को मार रहा है, किसी की चोरी हो रही है, तो वहाँ पे मैं बहादुरी दिखा के सही चीज़ है उसके लिए खड़ा होता हूँ। तो ये है द गोल्डन मीन। ये बीच की जो चीज़ें होती हैं ना, इसको कहते हैं गोल्डन मीन, जो मध्यम मार्ग कहते हैं इसको। अच्छा, इससे मिलता जुलता एक और ईडियम है द गोल्डी लॉक्स जोन। द गोल्डी लॉक्स जोन आपको दिख रहा होगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। देखो ये कहानी है वेस्टर्न कल्चर में, जहाँ पर एक लड़की थी, उसका नाम था गोल्डी लॉक्स। वो जंगल से गुजर रही थी, थक जाती है, उसको आराम करने के लिए कुछ बेड चाहिए होता है। दूर देखती है एक वहाँ पे एक घर होता है, वो घर में चली जाती है इस उम्मीद से कि कोई वहाँ पे उसको आराम करने की जगह दे देगा। तो वहाँ पे पूरा घर खाली होता है। घर में बेसिकली 3 भालू रहते थे, तीनों भालू कई गए होते हैं। घर में 3 टाइप के बेड होते हैं, एक बहुत ज़्यादा नरम होता है, एक बहुत ज़्यादा सख्त होता है, एक बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो गोल्डी लॉक्स बाकी दोनों जो बेड होते हैं उस पर सोती है, फिर फाइनली जो सबसे परफेक्ट बेड होता है उस पर सो जाती है, उसको नींद आ जाती है। बाद में कहानी है भालू वापस आते हैं, उसको डांटते हैं। खैर, इस स्टोरी से एक और इडियम निकलता है गोल्डी लॉक जोन, मतलब कि एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल परफेक्ट हो। अब स्पेस एक्सप्लोरेशन में ये इडियम कैसे यूज़ करते हैं? मान लो हम एक धरती जैसा ग्रह ढूंढ रहे हैं। धरती में जीवन क्यों है? क्योंकि धरती गोल्डी लॉक जोन में है। ना हमारे यहाँ ना ज़्यादा ठंड है, ठीक है, ना ज़्यादा नेपच्यून की तरह सूरज से बहुत ज़्यादा दूर है, ना मरकरी की तरह सूरज के बहुत ज़्यादा करीब है।
तो बिल्कुल हम एक परफेक्ट डिस्टेंस में है सन से, और एक गोल्डीलॉक्स जोन में है, इसलिए हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर है, हमारे यहाँ इसलिए हमारे यहाँ जीवन है। तो जब हम और यूनिवर्स में धरती जैसे प्लैनेट ढूंढ रहे होते हैं तो हम भी गोल्डीलॉक्स जोन की तलाश कर रहे होते हैं कि कोई ऐसा प्लैनेट मिल जाए जो सन से बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली उतना दूर हो जितनी धरती है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि सिंस गोल्डीलॉक्स जोन में आता है तो वहाँ पर जीवन मिलने की संभावना है। तो याद रखिएगा, ये एक सेकेंड ईडियम है इससे मिलता जुलता, द गोल्डीलॉक्स जोन। अगला ईडियम है कैच टाइम बाय द फोरलॉक। काफ़ी अच्छा ईडियम है। देखो, इसका मतलब होता है कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, उसको बस पकड़ लेना, उसी के उसी वक्त उसको यूज़ करना। फॉर एग्जाम्पल, आपका दुश्मन है, वो कमज़ोर है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, तो आप क्या करना चाहते हो? यू मस्ट कैच टाइम बाय द फोरलॉक, और पूरी स्ट्रेंथ से बस अटैक कर दो क्योंकि दुश्मन कमज़ोर है। ये आपके लिए क्या है? एक अपॉर्चुनिटी है। अब आप कहोगे सर फोरलॉक क्या है? अब ध्यान से सुनना। देखो, फोरलॉक बेसिकली ये होता है, ठीक है, आदमी अगर गंजा हो रहा हो ना, तो बिल्कुल जो फोरहेड के जो ऊपर के जो बाल बचते हैं यहाँ के, कभी कभी बंदा ऐसे भी गंजा होता है, बीच से गंजा हो जाता है और बिल्कुल सामने के कुछ यहाँ पे बाल बचे होते हैं, इसको फोरलॉक कहते हैं। तो रेनेसांस एक टाइम था यूरोप की हिस्ट्री का, पढ़ना उसके बारे में, गूगल करना बाद में। उस ज़माने में बहुत ही महान पेंटर्स आए थे, माइकल एंजेलो, डा विंची, बहुत ही महान पेंटर्स थे, उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स बनाई। और उन पेंटिंग्स में समय को जब भी वो बनाते थे, बेसिकली समय की कोई शेप तो है नहीं, समय क्या है? एक औरत है, आदमी है, क्या है? तो उन्होंने इमेजिनेशन से समय को एक आदमी की एक शेप दे दी, और जो उसका हेयर स्टाइल था समय का वो ऐसा था कि यहाँ से बाल गायब थे और उसका एक फोरलॉक था। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि कैच टाइम बाय द फोरलॉक, मतलब समय जो रेनेसांस के टाइम में जो उन्होंने समय की कल्पना करी थी उसका एक फोरलॉक है। तो समय को कैसे पकड़ना है? फोरलॉक से पकड़ लो और अपॉर्चुनिटी को बस यूज़ कर लो। तो एक असर्टिव सा एक ईडियम है। खैर, आपको पता लग गया फोरलॉक क्या होता है, ठीक है। तो याद रखना, कैच टाइम बाय द फोरलॉक मतलब जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको दोनों हाथों से पकड़ लेना। नेक्स्ट ईडियम इज अल्मा माटर। ये CGL 2015 में आया था। इसका मतलब होता है वो स्कूल, वो यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज जहाँ पे एक व्यक्ति ने पढ़ाई करी है, जहाँ से वो ग्रेजुएटेड हुआ है। तो सिंपल सा सेंटेंस है, ये आपने कई बार देखा होगा, विकीपीडिया में कई जगह लिखा होता है, आपको एग्जांपल में दिखाऊंगा अभी। तो ये मैंने यहाँ पे सेंटेंस बना दिया कि रॉजर है, उसका अल्मा मैटर क्या है? वो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, कुछ भी लिख दो, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जो आपको सूट करता है। तो ये एक एग्जाम्पल है। रिसेंटली आपको पता होगा सरस्वती सुपर क्लस्टर खोजा गया है, अब तक का सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर। उस पर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, वैसे आप देख सकते हैं। जिस टीम ने उस सुपर क्लस्टर को ढूंढा है, उस टीम को ये व्यक्ति लीड कर रहे थे, सोमक रॉय चौधरी, बहुत ही बड़े एस्ट्रोफिजिस्ट हैं। यहाँ पे देखिए इनका अल्मा मैटर क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, चर्चिल कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ट्रिनिटी कॉलेज, कोई भी दुनिया की जो फेमस यूनिवर्सिटी इन्होंने छोड़ी नहीं है, हर जगह पढ़ाई करी है। सो ये इनका अल्मा मैटर है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जहाँ पे आपने पढ़ाई करी हो, जहाँ से आप ग्रेजुएट हुए हो। अगला आइडियम है कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है पुट समथिंग इनटू एक्शन, या किसी चीज़ को अकॉम्प्लिश करना या कुछ करना, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस है द साइंटिस्ट वांटेड टू कैरी आउट। कैरी आउट मतलब कुछ अकॉम्प्लिश करना चाहता था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, बिफोर अनाउंसिंग या कुछ भी लिख दो आगे, ठीक है, बिफोर अनाउंसिंग द क्रिएशन ऑफ अ न्यू वैक्सीन, या जो भी आपका मन कर रहा है। तो साइंटिस्ट क्या करना चाहता है? ही वांटेड टू कैरी आउट सेवरल एक्सपेरिमेंट्स। तो यहाँ पे अगर किसी की अंग्रेजी कमज़ोर हो, इंग्लिश कमज़ोर हो, तो वो लिख देगा द साइंटिस्ट वांटेड टू डू सेवरल एक्सपेरिमेंट्स। सुनने में ख़राब लगता है, ऐसे मत लिखा करो। वहाँ पे कुछ इडियम्स अवेलेबल हैं तो उसका इस्तेमाल करो। लिखो द साइंटिस्ट वांटेड टू कैरी आउट सेवरल एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट इडियम इज सेल इन द सेम बोट, मतलब कि सेम नैया में होना। ये कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का जो एग्ज़ाम होता है CHSL 2015 का, उसमें आया था। इसका मतलब होता है कि सेम सिचुएशन में होना, मगर ज़्यादातर ये एक नेगेटिव, एक ख़राब सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए ये ईडियम यूज़ किया जाता है। तो आप अगर कहना चाहते हो कि आप और आपके दोस्त दोनों कंगाल हैं, तो आप ऐसे कह सकते हो माई फ्रेंड एंड आई आर बोथ ब्रोक। ब्रोक मतलब बिल्कुल पैसे नहीं है, दोनों कंगले हैं। वी आर इन द सेम बोट, हम दोनों एक ही नैया में सवार हैं। अगला इडियम है अ डॉग्स ब्रेकफास्ट। ये CHSL 2015 का है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बिल्कुल मैस कर देना, उसको ख़राब कर देना। एक चीज़ जो एक जगह सिमटी हुई थी उसको हर जगह फैला देना। अब अ डॉग्स ब्रेकफास्ट क्यों? क्योंकि अब पता नहीं आपने कभी कुत्ते को ब्रेकफास्ट खाते हुए देखा हो। उसको अगर आप कोई चीज़ बिल्कुल एक सिमटे हुए पैकेट में दोगे
वो फैला के खाएगा, कोई चीज़ कहीं ले जाएगा, कोई कहीं चीज़ ले जाएगा, फिर आराम से उसको फैला के अच्छे से उसका मैस बना के खाएगा। तो कोई भी चीज़ आप कहना चाहते हो जिसका मैस बना हुआ हो, वो बिल्कुल अब ख़राब दिख रही हो, तो आप कहोगे लुक्स लाइक अ डॉग्स ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, द टीम वॉज गिवन अ सिंपल टास्क, टीम को एक बहुत ही सिंपल कार्य दिया गया था, मगर उन्होंने क्या कर दिया, उसका डॉग्स ब्रेकफास्ट बना दिया। मगर मतलब कि पूरा मैस बना दिया, कोई फाइल कहीं पड़ी हुई है, कोई प्रोजेक्ट कहीं पड़ा हुआ है, कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज कर दिया उसको, ठीक है। दे मेड अ डॉग्स ब्रेकफास्ट आउट ऑफ इट। अगला इडियम है स्टिर अप ए हॉर्नेट्स नेस्ट। हॉर्नेट देखो ये होता है, एक तो होती है मधुमक्खी, एक होती है हॉर्नेट। मधुमक्खी शरीफ होती है, हॉर्नेट शरीफ नहीं होती। अगर आप हॉर्नेट के नेस्ट के आसपास आप चले जाते हो तो चांसेस है कि हॉर्नेट आपको मार देगी। बहुत सारी हॉर्नेट्स होती हैं और ये कई बार इंसानों को मार चुकी है। इंडिया में इतने केस हमको दिखते नहीं है इसके, मगर वेस्ट में, यूएस, कनाडा में काफ़ी बार हॉर्नेट्स के अटैक की वजह से लोग मरते हैं। तो ये CGL 2014 में आया था ये। स्टिर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट का मतलब होता है जहाँ पे हॉर्नेट रहती हो खूब सारी, उसको हिला देना। तो आप जब उसको हिलाओगे तो आप क्या कर रहे हो, अपने लिए ट्रबल क्रिएट कर रहे हो, मुसीबत क्रिएट कर रहे हो अपने लिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, US stirred up the hornets nest by attacking Iraq and toppling the government। अब सद्दाम हुसैन की सरकार US ने हटा दी, तो उससे किया क्या, बेसिकली हॉर्नेट का एक नेस्ट था, उसको हिला दिया। अब इराक की सरकार वहाँ पे है नहीं, तो आईसिस आ गया है वहाँ पे दुनिया भर के, और वेरियस टेररिस्ट ग्रुप्स आ गए, अल शाम आ गया वहाँ पे। तो उस सब की वजह से हुआ क्या है कि एक US गवर्नमेंट ने एक कार्य किया, सद्दाम हुसैन को अटैक किया, उसकी वजह से बहुत सारा एक और ट्रबल आ गया, बहुत सारी मुसीबतें और आ गई। तो US गवर्नमेंट स्टर्ड अप ए हॉर्नेट्स नेस्ट। अगला इडियम है पेनेलोपीज वेब। पेनेलोपी ग्रीक मैथोलॉजी में एक बहुत ही सुंदर नारी थी। पूरा बताऊंगा आपको तो बहुत ही लंबा एक वीडियो हो जाएगी, ये 5-6 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो देखो, पेनेलोपी एक ग्रीक मैथोलॉजी में एक नारी थी। इनका एक हस्बैंड था, हस्बैंड जंग में गया, जंग से वापस नहीं आया, लोगों ने समझा मर गया है। तो इनको बहुत सारे लोगों के मैरिज के प्रपोजल्स आने लग गए। तो उन सब के प्रपोजल्स को मना करने के लिए पेनेलोपी ने कहा कि ठीक है, मैं प्रपोजल तभी एक्सेप्ट करूंगी जब मैं अपना स्वेटर बुन लूँगी। तो ये अपना एक स्वेटर बुन रही थी, तो स्वेटर पे इन्होंने एक डिज़ाइन बनाया जो कभी ख़त्म ही नहीं होता था। उसका एक सिरे से शुरू होती थी, फिर दूसरा सिरे पे पहुँचती थी, फिर वहाँ से, फिर वहाँ पे, फिर वहाँ से, फिर वहाँ पे। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रही थी कि कभी भी मैं फिर से शादी नहीं करूँगी। तो जो डिज़ाइन ये बना रही थी सिलते हुए, तो उसको नाम दे दिया गया पेनेलोपीज़ वेब। तो तब से पेनेलोपीज़ वेब का मतलब होता है एक एंडलेस काम, कोई ऐसा काम जो ख़त्म ही नहीं होगा। क्योंकि पेनेलोपी ने जो डिज़ाइन बनाया था स्वेटर के ऊपर, वो ऐसा था कि कभी ख़त्म ही ना हो। वो एक जगह से शुरू करो, फिर वहाँ पे पहुँच जाओगे, फिर वहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आपको लग रही हो एक एंडलेस काम है, तो आप कह सकते हो इट इज़ लाइक ए पेनेलोपीज़ वेब। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस बना दिया है, फिक्सिंग इंडियाज़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम। आपको पता है इंडिया में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना। तो ऐसा लग रहा है कि पेनेलोपीज़ वेब है ये, ठीक है। पता नहीं कब ठीक होगा, एंडलेस काम लगता है। एक जगह आपने बिल्डिंग्स क्रिएट कर दी, वहाँ पे दूसरी जगह कुछ है नहीं, फिर वहाँ पे आपने शुरू की, पुराने वाली कमज़ोर हो जाती है। तो इट इज़ लाइक अ पेनेलोपीज़ वेब। फिर है अ क्लोज शेव। अ क्लोज शेव का मतलब होता है डेंजर, खतरे से बिल्कुल आप बहुत ही करीब से बच जाओ, ठीक है। अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। इसका ओरिजिन किसी को पता नहीं है, अमेरिकन ईडियम है, कहाँ से आया है बस लोग कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसका सेंटेंस मैंने यहाँ पे बनाया है, आई थॉट द कार वुड हिट अस। मुझे लगा गाड़ी हमको हिट करेगी, मगर हमारी किस्मत अच्छी थी और वो बस एक क्लोज शेप थी। क्लोज शेप मतलब हम डेंजर से बिल्कुल बच गए। इट वॉज ए नैरो एस्केप, याद रखिएगा। अगला इडियम है सैलेड डेज। सैलेड डेज मतलब वो दिन जब आप जवान होते हो, इनएक्सपीरियंस होते हो, ठीक है। अब आप कहोगे सैलेड डेज क्यों, देखिए इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज है। एक थ्योरी ये कहती है कि सैलेड में ग्रीन वेजिटेबल्स आप यूज़ करते हो। ग्रीन वेजिटेबल्स कुछ हद तक सिंबॉलिक होते हैं, ग्रीन कलर सिंबॉलिक होता है यूथ का, इनएक्सपीरियंस का, तो इसलिए सैलेड डेज कहते हैं लोग। तो यहाँ पर मैंने 2 इडियम्स को जोड़ के एक सेंटेंस बनाया है, आई वॉज एज डाफ्ट एज ए ब्रश इन माई सैलेड डेज, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। अगर समझ पा रहे हो तो इस पर खुद का एक सेंटेंस बनाओ सैलेड डेज के ऊपर, एक और इडियम को यूज़ करते हुए। चैलेंज है। अगला यहाँ पर इडियम है ऑन द सेम पेज। ऑन द सेम पेज का मतलब होता है एक तरीके से सोचना, थिंकिंग इन अ सिमिलर पेज। तो अगर मान लो प्रधानमंत्री जी एक मीटिंग बुलाते हैं और उस मीटिंग में उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है, ये बात इंश्योर करना कि सारे मंत्री एक ही बात को एक ही तरीके से सोच रहे हैं। मान लो प्रधानमंत्री जी के एक बहुत बड़ा मूव चलने वाले हैं, उनको एक रिफॉर्म्स करने हैं बहुत बड़े बड़े।
तो वो उनको लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैबिनेट के सारे मिनिस्टर जो हैं वो वैसे ही सोचे जरे वो सोच रहे हैं, तभी प्लान सक्सीड होगा। नहीं तो हर एक आदमी अलग अलग तरीके से सोचेगा तो प्लान सक्सीड नहीं होगा। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द टीम टू बी ऑन द सेम पेज। अगला यहाँ पर ईडीएम है डोंट नो बीन्स अबाउट समथिंग। बहुत बड़ी आइडिया है। देखो इसका मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में कुछ भी पता ना होना। अब आप कहोगे बीन्स क्या होते हैं। बीन्स देखो यूएस में एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह उपलब्ध होते हैं। किसी के पास खाने के लिए और कुछ होता नहीं था तो बीन्स तो उसको आराम से किसी भी खेत में बहुत ही सस्ते दाम में मिल जाते थे। तो बीन्स के बारे में भी किसी को ना पता हो ना तो मतलब कि उसको किसी के बारे में भी कुछ नहीं पता, मतलब कि लल्लू आदमी है बिल्कुल। तो डोंट नो बीन्स अबाउट समथिंग मतलब किसी के बारे में भी कुछ नहीं पता उसको। ठीक है। तो अब यहाँ पे सेंटेंस बनाया मैंने कि ही माइट एक्ट लाइक एन एक्सपर्ट। वो एक्टिंग करता होगा कि जैसे वो एक एक्सपर्ट है बट ही डजेंट नो बीन्स अबाउट द सब्जेक्ट, मतलब कि वो उसको कुछ भी नहीं पता सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है। तो ये याद रखना। अगला इडियम है प्लेन सेलिंग। प्लेन सेलिंग देखो सेलिंग होता है शिप सेल करती है। ठीक है। आपको पता है शिप सेल्स ऑन द वाटर। शिप चलती नहीं है ना, शिप ड्राइव करती है, शिप सेल करती है ऑन द वाटर। तो प्लेन सेलिंग मतलब जब कोई लहरें ना हो समुंदर में, बिल्कुल प्लेन सा एक शांत सा समुंदर हो तो वो प्लेन सेलिंग होती है। तो प्लेन सेलिंग ऑब्वियस सी बात है बहुत ही ज़्यादा ईजी होगी। तो इसका मीनिंग होता है स्मूथ ईजी प्रोसेस या एक्टिविटी। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ भारत का प्रधानमंत्री बनना नरेंद्र मोदी जी के लिए प्लेन सेलिंग बिल्कुल भी नहीं था। पहले गुजरात के सीएम बने दुनिया भर का, इनको फिर एक लड़ाई लड़नी पड़ी पॉलिटिकल, फिर जाकर कहीं इन्होंने इलेक्शन लड़ा, फिर जाके पीएम बने। तो इट वाज नॉट अ स्मूथ सेलिंग। ठीक है। इट वाज नॉट अ प्लेन सेलिंग। स्मूथ सेलिंग भी कह सकते हो, स्मूथ सेलिंग भी एक इडियम है। फिर अगला इडियम है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ब्लू का यहाँ से मतलब है आसमान, आकाश, क्योंकि आकाश नीला होता है। बोल्ट मतलब बिजली का झटका कह सकते हो आप। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब एक कंप्लीट सरप्राइज। तो यहाँ पे ये एक सेंटेंस है ट्रंप ने जो डिसीजन लिया था कि इमिग्रेंट्स को बैन कर देंगे यूएस में आने से, वो क्या था? इट वॉज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। एक कंप्लीट सरप्राइज था बहुत सारी फैमिलीज के लिए। नेक्स्ट इडियम इज द गिफ्ट ऑफ द गैब। देखो गैब का मतलब होता है एज ए वर्ब, गैब का मतलब होता है लगातार बातें करना, प्रैटल करना, टॉकिंग करना। तो गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही अच्छे तरीके से बोल सके, उसके पास एबिलिटी है बहुत ही अच्छे तरीके से बोलने की। फॉर एग्जाम्पल शशि थरूर साहब कितना अच्छा बोलते हैं, आपने उनको कभी देखा उनके इंटरव्यू में, लोग बिल्कुल बस मेस्मराइज हो जाते हैं जब उनको सुनते हैं बोलते हुए, खासकर इंग्लिश में। तो हम कह सकते हैं शशि थरूर हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैब। तो यहाँ पे मैंने अपना ही सेंटेंस बनाया, आप भी बनाइएगा सेंटेंस, सब पे बनाइएगा, प्रैक्टिस करिए। वन माइट क्वेश्चन ट्रम्प्स इंटेलेक्ट। ट्रम्प कितने इंटेलिजेंट है, उनकी वो क्या एक इंटेलेक्चुअल इंसान है, वो उस पर आप क्वेश्चन कर सकते हो, मगर कोई इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि उनके पास गिफ्ट ऑफ द गैब है। बिल्कुल क्राउड को खुश कर देते हैं, वो लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। वो आदमी तभी कर पाता है जब उसके पास बोलने की जो एबिलिटी है वो बहुत अच्छी हो। तो डोनाल्ड ट्रंप हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैब। अगला यहाँ पे ईडीएम है लाइव वायर। वायर मतलब आपको पता है तार। लाइव वायर मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा करंट हो और बिल्कुल हिल रही हो। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं एक ऐसे इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए जो एनर्जी से भरा हुआ हो, बहुत ही लाइवली हो, एनर्जेटिक हो और बिल्कुल ऊर्जा से भरा हुआ हो। तो यहाँ पे सेंटेंस है ही माइट सीम लाइक अ टिमिड मैन। टिमिड मतलब उल्टा, एनर्जेटिक का उल्टा कह सकते हो आप, बिल्कुल शाई शांत सा आदमी आपको लग रहा होगा, मगर स्टेज पर आते ही एक लाइव वायर है। फॉर एग्जांपल माइकल जैक्सन वैसे बड़े ही टिमिड से आदमी लगते थे, बहुत ही पतली सी आवाज़ से, लगता नहीं था कि आदमी ऐसी परफॉर्मेंस दे सकता है स्टेज पे जरे वो देते थे, मगर ऑन स्टेज माइकल जैक्सन वॉज अ लाइव वायर। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। देखो ये डिस्कॉर्ड का मतलब होता है अनहैप्पीनेस या अनईजीनेस क्रिएट कर देना। अब एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड के पीछे बहुत लंबी कहानी है, मैं वही कहानियाँ सुनाने बैठ जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। बेसिकली ये समझ लो, एक बार क्या था कि एक ग्रीक मैथोलॉजी में एक कैरेक्टर था, उसको एक सर्टन पार्टी में बुलाया नहीं था। तो वो क्या करता है कि उस पार्टी में सोने का सेब फेंक देता है। तो सोने का सेब देख के सबको लालच आ जाता है, वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं कि आखिर वो सेब होगा किसका। तो हम कह सकते हैं दैट्स एप्पल वॉज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। मतलब कि उस एप्पल ने अनहैप्पीनेस, अशांति, जेलसी, मतलब बहुत सारी बुरी चीज़ें वो ले आया पार्टी में। तो अगर मान लो अब कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें दो लोग लड़ रहे हो, तो वहाँ पे आप कह सकते हो दैट थिंग इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल ओलंपिक गेम्स को होस्ट करने का अधिकार एक दो देश हैं आपस में लड़ रहे हैं,
ठीक है, कि हम होस्ट करेंगे ओलंपिक्स, हम होस्ट करेंगे ओलंपिक्स। तो ओलंपिक गेम्स क्या बन गए? ओलंपिक गेम्स एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बन गए उन दो देशों के बीच में, कि दोनों के दोनों देश लड़ रहे हैं कि ये ओलंपिक गेम्स को कौन होस्ट करेगा। तो दिस हैज़ बिकम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अब देखो अगला इडियम है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब बातचीत शुरू करना। अब मान लो एक कमरा है, वहाँ पे मोदी जी बैठे हुए हैं एक साइड पे राहुल गांधी जी बैठे हुए हैं। तो आपस में वो दोनों बात नहीं करेंगे काफ़ी लंबे समय तक, क्योंकि दोनों के बीच में हिस्ट्री है, एक दूसरे के बारे में काफ़ी वो चीज़ें बोल चुके हैं। मगर उन दोनों में से एक डिसाइड करता है कि मैं बातचीत शुरू करूँगा। वो तो मोदी जी एक साइड से दूसरी जगह राहुल जी की साइड जाते हैं और वहाँ पे हाई हेलो करते हैं। तो मोदी जी इज़ ट्राइंग टू ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब जो भी एक ऑकवर्डनेस है वहाँ पर, जो भी एक दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, उसको कम करके बातचीत शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस बनाया है, आई डिसाइडेड टू ब्रेक द आइस एंड सेड हेलो टू हिम। तो कई बार होता है आप अगर किसी से बातचीत शुरू करना चाहते हो तो वो हेलो बोल नहीं रहा होता, आप ही डिसाइड करते हो कि आई विल ब्रेक द आइस, मैं बातचीत शुरू करूंगा, तो आप हेलो कहते हो। तो इस पर एक सिंपल सा मैंने सेंटेंस बनाया, आप भी बनाइएगा ब्रेक द आइस पे सेंटेंस। अगला यहाँ पे सेंटेंस है बुल इन अ चाइना शॉप। देखो चाइना शॉप माना जाता है बहुत ज़्यादा क्राउडेड जगह होती है, बहुत ज़्यादा कम वहाँ पे चलने फिरने की जगह बहुत ज़्यादा कम होती है, हर जगह सामान होता है। तो बुल इन अ चाइना शॉप आप समझ सकते हो कि अगर आप सांड छोड़ दो ऐसी जगह पे तो क्या होगा, हर तरफ चीज़ें गिरनी शुरू हो जाएंगी, लोगों को प्रॉब्लम आएगी। तो इसका मतलब होता है एक क्लमजी आदमी या एक बहुत ही ज़्यादा क्लमजी आदमी जो एक डेलिकेट सिचुएशन में फंस गया हो। क्लमजी आदमी आप कह सकते हो अनाड़ी आदमी। अब क्लमजी आदमी होगा, वो कहीं पे जा रहा होगा ना, वो गलती से उसका हाथ लग जाएगा, कुछ चीज़ टूट जाएगी, या वो कुछ चीज़ हैंडल कर रहा होगा, गलती से उसको तोड़ देगा। तो बेसिकली अनाड़ी होता है, उससे बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। तो इसलिए ये ईडियम को हम यूज़ करते हैं बुल इन अ चाइना शॉप, क्योंकि एक सांड जो है उसको आप चाइना शॉप में छोड़ दोगे, वो भी क्या करेगा, क्लमजी फील करेगा बहुत ज़्यादा वहाँ पर। ठीक है, तो इस पर मैंने सेंटेंस बनाया है, आई नेवर नो वॉट टू से एट फ्यूनरल्स, आई फील लाइक ए बुल इन अ चाइना शॉप। तो फ्यूनरल्स आपको पता है जब कोई मर जाता है तो फ्यूनरल्स रखे जाते हैं। तो अब फ्यूनरल्स में कई बार आपको बोलना क्या है, किस तरीके से आपको सिचुएशन को हैंडल करना है, किसी को समझ नहीं आता। वहाँ पे वो आदमी बहुत ज़्यादा अनाड़ी महसूस करता है, जिसको बातचीत करने की कला नहीं आती। तो दैट पर्सन फील्स लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप, कि अभी मेरे मुंह से कुछ गलत चीज़ निकल जाएगी और लोग नाराज़ हो जाएंगे। ठीक है, अगला यहाँ पर ईडियम है ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा। हॉर्न्स मतलब सीइंग, डायलेमा होता है कि आपको समझ ना आ रहा हो कि आप कौन सा रास्ता चुने। ठीक है, दो चीज़ें हैं उसके बीच में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, दो चीज़ें हो सकती हैं, दो रास्ते हो सकते हैं, दो व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बड़ा ही सैड सा सेंटेंस बनाया है, द डॉक्टर फाउंड हिमसेल्फ ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा व्हेन ही हैड टू सेव ईदर द मदर और द अनबॉर्न चाइल्ड। तो आपने मूवीज़ में कई बार देखा होगा, वहाँ पे दिखाते हैं कि डॉक्टर के पास ऑप्शन होती है कि या तो वो प्रेग्नेंट माँ को बचाए या फिर जो बच्चा है उसको बचाए। तो वो क्या है, उस बेसिकली डायलेमा में आ जाता है कि मैं क्या करूँ, सही चीज़ क्या होगी, क्या माँ को बचाना चाहिए या बच्चे को बचाना चाहिए। तो दैट डॉक्टर हैज़ बिन थ्रोन ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा, या थ्रोन कह सकते हो, या ये भी कह सकते हो द डॉक्टर फाउंड हिमसेल्फ ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा। नेक्स्ट इडियम इज गो स्कॉट फ्री। देखो गो स्कॉट फ्री का मतलब होता है बिना पनिशमेंट के बस चुपचाप चले जाना। ठीक है, अब इससे मिलता जुलता एक और इडियम है अ रैप ऑन द नकल्स। उसका मतलब होता है एक बड़े अपराध की एक बहुत ही छोटी सज़ा। तो कई बार देखो पॉलिटिशियंस के साथ क्या होता है, ज़्यादातर तो दे गो स्कॉट फ्री। कोई करप्ट पॉलिटिशियन होता है, कहीं हज़ारों करोड़ रुपए का घोटाला किया, एंड में होता कुछ नहीं है, ही गो स्कॉट फ्री, बिना किसी पनिशमेंट के वो बच जाता है, वकीलों की वजह से, हायर अप्स में उसकी सेटिंग होती है उसकी वजह से। कभी कभार उसको रैप ऑन द नकल्स मिलता है। रैप ऑन द नकल्स मतलब बड़ी छोटी सी एक पनिशमेंट के वहाँ पर जो पार्टी है, जिस पार्टी से वो बिलोंग करता है, उसके प्रेसिडेंट ने कहा गलत बात ऐसी नहीं करना चाहिए, और उसने कहा सॉरी, और बस चुपचाप वो अपने हज़ारों करोड़ रुपए लेकर चला जाता है। तो दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हो कि इट इज़ सैड टू सी ए करप्ट पॉलिटिशियन गो स्कॉट फ्री। ठीक है, साथ में ये भी कह सकते हो इट इज़ सैड टू सी करप्ट पॉलिटिशियंस गेटिंग अ रैप ऑन द नकल्स फॉर ह्यूज क्राइम्स। कोई बड़ा क्राइम करा रखा हो, कहीं दंगे करा दिए हो उसने, या कहीं मतलब बहुत सारे पैसे खा गया हो, तो उसके लिए स्कॉट फ्री नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट इडियम इज लीव इन द लर्च। ये देखो चर्च में एक जगह होती है लर्च। चर्च में अगर आप बॉडी को अंदर या बाहर लेके जा रहे हो तो वहाँ पे बीच में एक एंट्रेंस के आसपास एक जगह होती है, वहाँ पर बॉडी को कुछ टाइम के लिए रखा जाता है।
तो मान लो आप बॉडी को वहाँ पे रख के चले गए, फिर कहीं और चले गए, आपने बॉडी को उठाया नहीं वहाँ पे, तो आपने किया क्या, यू हैव लेफ्ट समवन वेटिंग और एंटिसिपेटिंग योर एक्शन। अब आप कहोगे बॉडी को क्या फील होगा, हाँ बॉडी को कुछ नहीं फील होगा, मगर इसको यूज़ इस तरीके से किया जाता है कि किसी को किसी ऐसी जगह पे छोड़ देना जहाँ पे वो बस आपका इंतज़ार करता हो या बस आपकी एक्शंस की वेट कर रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कल को, अब देखो आपको पता है कि जापान ने यूएस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रखा है अपनी मिलिट्री को लेकर, अपने डिफेंस को लेकर, अपने देश के डिफेंस को लेकर। कल को चाइना जापान को अटैक कर देता है, यूएस कुछ करता नहीं है, तो आप कहोगे यूएस लेफ्ट जापान इन द लर्च, क्योंकि जापान तो सोच रहा था कि यूएस अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेजेगा या अपनी आर्मी भेजेगा जापान को बचाने के लिए, मगर यूएस ने कुछ किया नहीं, सो जापान वॉज लेफ्ट इन द लर्च। नेक्स्ट इडियम है इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ का अर्थ होता है इंस्टेड ऑफ समथिंग, मतलब के बजाय। हिंदी में हम कहेंगे के बजाय और इंग्लिश में हम कहेंगे इंस्टेड ऑफ समथिंग। इसका पीछे कोई ओरिजिन या कहानी नहीं है, ये बस सिंपल एक लैंग्वेज का पार्ट है, इन ल्यू ऑफ। अगला यहाँ पर इडियम है स्टोल द शो। अब स्टोल द शो का मतलब यहाँ पे स्टोल लिखा हुआ है, स्टोल ऑफ कोर्स स्टील जो है चोरी करना, उसकी एक फॉर्म है, मगर स्टोल का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि चोरी हो रही है, उसने जो शो है वो चोरी कर लिया। बेसिकली स्टोल द शो मतलब सबका दिल जीत लिया, मतलब कि पूरे शो में सबसे ज़्यादा अटेंशन उसको मिली, सबसे ज़्यादा अफेक्शन उसको मिली, बस वो छा गया, ठीक है, दैट पर्सन स्टोल द शो। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस बनाया, शाहरुख खान हैड ए स्मॉल रोल इन बैटमैन वर्सेस सुपरमैन। अब हालांकि है नहीं, सारे बैटमैन सुपरमैन देखने शुरू कर देंगे, कहाँ है शाहरुख खान, कहाँ है शाहरुख खान, कहाँ है वो। मैं बस बता रहा हूँ, मुझे कोई माइंड में कोई मूवी आ नहीं रही जिसमें शाहरुख खान का एक कैमियो रोल है, छोटा सा रोल है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ शाहरुख खान हैड ए स्मॉल रोल इन बैटमैन वर्सेस सुपरमैन बट ही स्टोल द शो विद हिज मैग्निफिसेंट एक्टिंग। छोटा सा रोल था मगर पूरी अटेंशन उन्होंने ले ली, सारा जो भी अप्रिसिएशन मिलनी थी सब उन्होंने अपनी तरफ ले ली, पूरा शो जो था, पूरा मतलब कह सकते हो आप, अपनी तरफ उन्होंने सारी अटेंशन कर ली। ही स्टोल द शो, सबका दिल जीत लिया उन्होंने, ठीक है। अगला यहाँ पर ईडीएम है क्रॉस सॉर्ड्स। इसको सॉर्ड बोलते हैं, SWORD। इसका मतलब होता है तलवार, ठीक है। कई लोग इसको स्वॉर्ड भी बोलते हैं क्योंकि कहते हैं सर W लिखा है तो W की इज्जत नहीं करेंगे हम, तो मैं कहता हूँ नहीं, W की इज्जत नहीं करनी, W साइलेंट है यहाँ पे। आप कहोगे सॉर्ड, SORDS ऐसे प्रोनाउंस करोगे इसको, ठीक है। खैर, क्रॉस सॉर्ड का मतलब होता है किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करना, ऑलराइट। तो यहाँ पे सिंपल सा एक, यहाँ पे मैंने बनाया एक सेंटेंस, द पॉलिटिकल राइवल्स क्रॉस सॉर्ड्स ड्यूरिंग अ डिबेट अबाउट इकोनॉमिक पॉलिसी। तो आर्ग्यूमेंट मतलब एक तरीके से उसे आर्ग्यू करना, डिबेट करना। तो इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर कई बार आपने देखा होगा इलेक्शन टाइम में जो पॉलिटिकल राइवल्स होते हैं, बीजेपी, कांग्रेस या यूएस में रिपब्लिकन, डेमोक्रेट्स, वो आपस में क्या करते हैं, दे क्रॉस सॉर्ड्स, आर्ग्यूमेंट करते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट इडियम इज ब्लो वंस ट्रम्पेट। ट्रम्पेट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस वक्त। तो ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब होता है खुद की प्रशंसा करना, ठीक है, टू प्रेज वन सेल्फ। तो इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प की बात कर रहा हूँ, ट्रम्प हैज़ ए हैबिट ऑफ ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट। तो आपने देखा होगा ट्रम्प काफ़ी बार अपनी तारीफ कर रहे होते हैं, आई एम द बेस्ट, आई हैव द बेस्ट टीम, मैं बढ़िया काम करूँगा, सब कुछ वगैरह। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ट्रम्प खुद की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं। तो ट्रम्प हैज़ ए हैबिट ऑफ ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट, याद रखना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। नेक्स्ट इडियम इज एट स्नेल पेस। स्नेल एक कीड़ा होता है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पेस मतलब गति, स्नेल बहुत ही आराम से बहुत ही स्लो आगे बढ़ता है, तो मतलब कि बहुत ही स्लोली आगे बढ़ना, टू डू थिंग्स वेरी स्लोली। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ द वर्कर्स आर गोइंग एट स्नेल्स पेस बिकॉज ऑफ बैड वेदर। तो बारिश आ रही हो या आंधी आ रही हो, उसकी वजह से भी काम कैसे होता है, स्नेल्स पेस में होता है, बहुत ज़्यादा स्लोली होता है। नेक्स्ट इडियम इज डन फॉर। ये काफ़ी जगह यूज़ करते हैं ये। डन फॉर का पीछे कोई मतलब ओरिजिन तो नहीं है, डन फॉर का मतलब होता है रुइंड। अगर आप ये कहना चाहते हो कि कोई बर्बाद हो चुका है, उसका अब कोई बचने का अब चांस नहीं है, तो आप कहोगे ही इज़ डन फॉर, वो बर्बाद हो चुका है या बर्बादी की बिल्कुल कगार पे है जहाँ से उसको कोई बचा नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैंने सेंटेंस बनाया, ही इज़ एडिक्टेड टू ड्रग्स से वो एडिक्टेड है, एंड अकॉर्डिंग टू हिज फ्रेंड्स ही इज़ डन फॉर। अगर उसके दोस्तों की मानो तो वो तो कहते हैं कि वो बस अब बर्बाद हो चुका है या बर्बाद होने की बिल्कुल कगार पे है जहाँ पे कोई उसको बचा नहीं पाएगा। तो याद रखिएगा डन फॉर मतलब के रुइंड, बर्बाद। नेक्स्ट इडियम इज बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स।
इसका मतलब होता है दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ों के एक साथ एडवांटेजेस उठाना। अ सिचुएशन इन विच यू कैन एंजॉय द एडवांटेजेस ऑफ टू वेरी डिफरेंट थिंग्स एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है, कमाल का प्रोग्रामर है, और दो कंपनीज हैं, एक है कोक और दूसरी है पेप्सी। वो दोनों के लिए काम कर रहा है, वो कोक के लिए भी काम कर रहा है, पेप्सी के लिए भी काम कर रहा है, क्योंकि अभी तक मार्केट में उससे बेहतर प्रोग्रामर है नहीं और दोनों कंपनीज को ज़रूरत है उसकी। तो वो कोक से भी मिलियंस ले रहा है और पेप्सी से भी मिलियंस ले रहा है। तो आप कहोगे ही इज़ इंजॉइंग द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। दो अलग अलग कंपनियां हैं, आपस में एक दूसरे को कंपेटिटर्स मानती हैं, तब भी दोनों से वो फ़ायदा उठा रहा है। ही इज़ एंजॉइंग द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। अगला यहाँ पर इडियम है बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। स्लाइस्ड ब्रेड देखो वही होती है जो आप लेते हो ब्रेड किसी भी स्टोर से, कटी हुई ब्रेड होती है जो। तो यहाँ पर देखो, वेस्टर्न वर्ल्ड में जब स्लाइस्ड ब्रेड पहली बार आई थी तो एक तरीके से क्रांति थी, क्योंकि पहली बार लोगों को ब्रेड इतनी आसान तरीके से कटी हुई मिल रही थी और लोगों को बहुत पसंद आया इसका आइडिया। तो अगर कभी भी कोई इन्वेंशन वहाँ पर होती है जो लोग बहुत ही अच्छा मानते हैं उसको, तो वो कहते हैं कि स्लाइस ब्रेड के बाद से पहली बार एक अच्छी इन्वेंशन हुई है, उसकी तारीफ़ करने के लिए। ठीक है, क्योंकि स्लाइस ब्रेड वहाँ पर हमारी तरह रोटी या नान या परांठे तो कुछ थे नहीं, ब्रेड ही ज़्यादातर खाते थे वो। तो ब्रेड जब उनको मास स्केल पर मिलने लग गई तो उनके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि वो कोई भी इन्वेंशन को उससे एक तरीके से आप कह सकते हो तोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस बनाया है लैपटॉप्स आर द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड फॉर प्रोग्रामर्स। तो प्रोग्रामर्स है जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, उनके लिए लैपटॉप्स तो सबसे बढ़िया इन्वेंशन है ना अब तक की, सिंस स्लाइस्ड ब्रेड्स ऑफ कोर्स। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर लैपटॉप्स एक बहुत ही अच्छी इन्वेंशन है, बहुत ही अच्छी एक चीज़ बनाई गई है, तो मैं कहूँगा लैपटॉप्स आर द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। अब मान लो आपको कोई और चीज़ अच्छी लगती है, आपको अच्छा लगता है मोबाइल फ़ोन्स, आपको बहुत अच्छे लगते हैं, स्मार्टफोन्स अच्छे लगते हैं आपको, तो आप कहोगे स्मार्टफोन्स आर द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। जो भी इन्वेंशन आपको पसंद है आप इस ईडियम के साथ उसको यूज़ कर सकते हो। फिर है कैच 22। काफ़ी बार पूछते हैं सर कैच 22 समझाओ, कैच 22 समझाओ। देखो, कैच 22 का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जहाँ पे सक्सीड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रूल्स और कंडीशन जो है आपस में कन्फ्लिक्टिंग है, कि जो कंडीशन है उसी को रूल काट रहा है, तो आगे आप बढ़ ही नहीं सकते। कैच 22 सिचुएशन में आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जो रूल्स हैं वो उसको, जो कंडीशंस हैं उसको कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, कंडीशंस रूल को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, तो एक बहुत ही प्रॉब्लम वाली स्थिति बन जाती है। फॉर एग्जांपल, आजकल कोई यंगस्टर जॉब ढूंढने के लिए जाए तो उससे पहली चीज़ पूछते हैं एक्सपीरियंस बताओ, क्या आपका कहाँ पे है, आपका कितना एक्सपीरियंस है। तो आदमी कहेगा कि मैं पहली बार जॉब ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, हर जगह मुझसे एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो जब तक कोई मुझे जॉब देगा नहीं मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा कैसे। तो ये तो एक कैच 22 सिचुएशन हो गई ना, जहाँ पर जो कंडीशंस है उसको रूल्स ही कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिंस एक्सपीरियंस उसको तब तक नहीं मिलेगा जब तक उसको जॉब नहीं मिलेगी, और जॉब उसको तब तक मिलेगी नहीं जब तक उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो दिस इज अ कैच 22 सिचुएशन। फिर है द क्रक्स ऑफ द मैटर। क्रक्स ऑफ द मैटर मतलब किसी भी चीज़ का मोस्ट एसेंशियल पार्ट, ठीक है, मेन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस बनाया है, ऑफ कोर्स देयर आर ए नंबर ऑफ थिंग्स दैट द कंट्री नीड्स टू इम्प्रूव, बट द क्रक्स ऑफ द मैटर इज दैट द पॉलिटिशियंस आर करप्ट। तो ये इंडिया, चाइना, रशिया के लिए आप यूज़ कर सकते हो कि वैसे तो बहुत कुछ सारी चीज़ें अभी इंप्रूव करनी है हमको, मगर जो क्रक्स ऑफ द मैटर है, जो मेन एसेंशियल पार्ट यही है कि करप्शन जो है हमारे पॉलिटिशियंस में, हमारी पॉलिटिक्स में, वो हमको कम करना है। लास्ट इडियम है डॉज अ बुलेट। डॉज करना मतलब किसी चीज़ से बचना। फॉर एग्जांपल, ये डॉज अ बुलेट समझ लो, एक आदमी है खड़ा हुआ है, ठीक है, और उसकी तरफ एक बंदूक की गोली बढ़ रही है तेज़ी से, तो अचानक से वो अपना सर नीचे कर लेता है, झुक जाता है और गोली ऊपर से निकल जाती है। तो आप कहोगे ही डॉज्ड अ बुलेट, मगर असल में ऐसे कौन कर सकता है, इतनी तेज़ी से गोली आती है कि आदमी कर नहीं पाता। तो डॉज्ड अ बुलेट मतलब बिल्कुल बहुत ही करीब से आपने एक डेंजरस सिचुएशन से आप बच गए, बहुत ही करीब से, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो किस्मत ने भी आपका बहुत साथ दिया तो ये आप बच पाए हो। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस बनाया है, एक लड़की है, उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड है बाद में जाके ड्रग डीलर निकला, तो वो लड़की क्या कहेगी? लड़की कहेगी कि मैं तो बहुत खुश हूँ, उससे मैंने पहले छुटकारा पा लिया, उसने एक आप कह सकते हो गोली से वो बच गई, क्योंकि किस्मत अच्छी थी कि वो टाइम से उसने उससे छुटकारा पा लिया और
कल को कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगी तो उससे वो बच जाएगी। तो शी डॉज्ड अ बुलेट, ठीक है, बिल्कुल वो एक डेंजरस डिजास्टरस सिचुएशन से किस्मत से बार बार बेयरली बच गई। और ये इस वीडियो का अंत है। ऐसी आपको और वीडियोस चाहिए अगर फ्रेजल वर्ब्स के लिए या कोई और टॉपिक के लिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप वीडियो लाइक करते हैं तो हमको उससे एनकरेजमेंट मिलती है। और कोशिश करिए इस वीडियो को सर्कुलेट करिए, अपने दोस्तों को बताइए इसके बारे में, क्योंकि बहुत ही सरल तरीके से बहुत सारे डिफ़िकल्ट ईडियम्स मैंने यहाँ पे समझाए हैं, बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से। तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि इस नॉलेज को स्प्रेड करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतनी आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। सो गुड लक विद दैट, गुड लक विद योर स्टडीज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।